हेलो एवरीवन, मैं अमित मौर्य। वेलकम टू वैदिक आईएएस। गाइस, अभी तक हमने जो अपना एंशिएंट हिस्ट्री में जो अभी तक हमने कवर किया है स्टोन एज, उसके बाद हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था। उसी श्रृंखला में आज जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन पर आपका अंतिम लेक्चर रहेगा। इससे पहले जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी स्पेशल फीचर्स थे, जो भी हमें पढ़ना था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका हड़प्पा पर लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद जो क्लास आएगी हमारी वो रहेगी आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन पर एमसीक्यू बेस्ड। लगभग 30 से 40 एमसीक्यू लेंगे हम। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपकी एमसीक्यू रहेंगे। इससे आप खुद को जज कर सकते हो कि आप की तैयारी किस प्रकार चल रही है। ठीक है। आगे हम देखते हैं जो भी अभी हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन पे जो भी टॉपिक बचा है हम उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने स्टार्टिंग में ही आपको फ्रेम बताया था, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। हमारा जो इकोनॉमी है आपका हड़प्पा का कंप्लीट हो गया है। आपका इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो भी अनुमान लगाया जा सकता है हमने उस पर भी चर्चा कर ली थी। उसके अलावा यहाँ पे जो सोसाइटी यानी कि समाज पर भी हमने थोड़ा बहुत जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़े हैं। उसके अलावा हमारा बचता है धर्म। धर्म भी हमने लास्ट वाले अपने लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अभी जो देखना है हमें, जो अभी रिमेनिंग जो भी हमारे टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन पर, हम उन पर चर्चा करेंगे आज के अपने सेशन पे। ठीक है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फर्स्ट रहेगा आपका हड़प्पा युगीन नगर नियोजन। और ये आपका आज का जो लेक्चर रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आपका हर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड ले लो या फिर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उसमें हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन प्रणाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। आगे देखेंगे हम आपका हड़प्पा युगीन मूर्ति कला। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा हड़प्पा युगीन चित्रकला। और फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। एक इतनी अच्छे से विकसित सिविलाइजेशन जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा विकसित थी, उसका अचानक से एकाएक पतन कैसे हो गया। तो इसका पतन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आपका हड़प्पा युगीन नगर नियोजन। देखो, हड़प्पा का नाम जहां पर भी लिया जाता है हर कोई जानता है कि उसकी नगर नियोजन प्रणाली की विशेषता अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण है। कुछ अदर स्पेशल फीचर्स तो थे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन पर, बट उसकी जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो आज की सभ्यताएं भी, जो हम आज जिस समाज में जी रहे हैं, वहां पर भी हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो विशेषताएं थी वो आज हूबहू फॉलो की जा रही है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन प्रणाली है। इसकी तुलना प्राय आज के शहरों से की जा सकती है। देखो, जो हड़प्पा सभ्यता में जिस नगर नियोजन प्रणाली का यूज किया गया था वही प्रणाली आज हमें अपने समाज सोसाइटी में अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है। इनकी जो विशेषताएं क्या क्या थी वो हम अभी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित किया गया था। देखो, हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल थे आपका टू पार्ट्स में डिवाइड थे। ठीक है, आपका पश्चिमी और पूर्वी भाग। सपोज करो आपका ये कोई हड़प्पाई स्थल है, इसको टू पार्ट्स में विभाजित किया गया है। एक तो आपका पश्चिमी भाग है आपका वेस्ट, एक है आपका पूर्वी भाग ईस्ट। टू पार्ट्स में सभी हड़प्पाई स्थलों को विभाजित किया गया है। अब इनके विभाजन का क्या आधार रहा होगा वो चीजें हम आगे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो अब आगे बताया गया है कि हालांकि लोथल एवं बनावली से नगर नियोजन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नगर नियोजन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है कि जो आपका हड़प्पाई स्थल है जिसको दो भागों में बांटा जा रहा है, इस प्रकार आपका लोथल और बनावली में इस प्रकार शहरों को
दो भागों में डिवाइड नहीं किया गया था। तो कहने से क्या तात्पर्य है कि आपका जो संपूर्ण स्थल था या जो भी शहर था वो एक ही भाग में बटा हुआ है, इसका डिवाइडेशन नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका पश्चिमी और पूर्वी भारत में डिवाइडेशन हड़प्पाई स्थलों का किया जाता था, बट आपका इसके दो अपवाद हैं, लोथल और आपका बनावली नगर विभाजन के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा है आपका धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में कैसे विभाजित था देखते हैं। सपोज करो ये आपका पूरा शहर है, पूरा स्थल है कोई हड़प्पाई, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो कहने से तात्पर्य है कि जो भी शहर है या हड़प्पाई स्थल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब डिवाइडेशन का आधार क्या रहा होगा, अब डिवाइडेशन किन कारणों से किया गया होगा इसकी जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, बट डिवाइडेशन धोलावीरा का 3 पार्ट्स में किया गया है। और जो आपका हड़प्पाई स्थल जो भी है, अधिकतर हड़प्पाई स्थल उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा लोथल और बनावली कुछ ऐसे स्थल हैं जो डिवाइडेशन पर आधारित नहीं थे, संपूर्ण क्षेत्र एक ही रूप में माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं पश्चिमी भाग। अब आपका जो आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम और ईस्ट पूर्व, इन स्थलों की स्पेशल विशेषताएं क्या थी, इनको क्यों बांटा जाता होगा हड़प्पाई सभ्यता में, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो सामान्यतः पश्चिम भाग ऊंचाई पर स्थित होते थे। सपोज करो ये आपका पश्चिमी भाग है, ये ऊंचाई पर बने होते थे, एक चबूतरे टाइप में, ठीक है, स्थित होता था। और पश्चिमी भाग की प्राय किलेबंदी की जाती थी। पश्चिमी भाग से हमें अनेक प्रकार के दुर्गों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो से सभा भवन, सार्वजनिक स्नानागार प्लस आपका अन्नगार। देखो जो पश्चिमी क्षेत्र था आपका वो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित थे। ऊंचाई पर सपोज करो कि आप जैसे साउथ में जो मंदिर होते हैं द्रविड़ शैली में बने हुए, उनको चबूतरे पर स्थापित किया जाता है। चबूतरे की सपोज करो आप 10-12 फुट ऊंचाई कर दी जाती है, उसको ईंटों से या मट्टी से पाट कर उसके ऊपर जो भी स्थापत्य बनाना होता है उस पर बनाया जाता है। तो जो आपका पश्चिमी हड़प्पाई स्थल है ये चबूतरों पर बने होते हैं, आपका पूर्वी क्षेत्रों की अपेक्षा ऊंचाई पर स्थित थे। इसके अलावा इनकी क्या विशेषता थी, इसके अलावा यहाँ पर कुछ दुर्ग मिलते हैं। दुर्ग या फिर आप बोल सकते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स यानी कि विशेष इमारतें जो आपका पूर्वी भागों में नहीं मिलते हैं। अब विशेष इमारतों में आपका क्या क्या हमें प्राप्त होता है, आपका अन्नगार। अन्नगार आप इस तरह समझिए कि जो आजकल गोडाउन होते हैं गवर्नमेंट के, जहां पर वो आपका एमएसपी पे जो आपका अनाज खरीदती है उनको स्टोर करके रखती है। तो इसी प्रकार कुछ स्टोरेज टाइप का कुछ आपका मोहनजोदड़ो के हड़प्पाई स्थलों से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका स्नानागार यानी कि पूल टाइप का, इसके अलावा सभा भवन। तो ये सारे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हमें पश्चिमी हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त होते हैं, या ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है अन्नगार, स्नानागार, सभा भवन। ठीक है, पश्चिमी भाग सामान्यतः दुर्गीकृत था और पूर्वी भाग की अपेक्षा ऊंचाई पर स्थित होते थे। ऊंचाई मैंने आपको बता दिया है, चबूतरे में बनता था, उसी के ऊपर फिर कुछ स्पेशल इमारतें बनाई जाती थी। क्लियर है, आगे देखते हैं। पश्चिमी भाग को सुरक्षा प्राचीर से घेरा जाता था। ठीक है, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। यहां पर बताया जा रहा है कि आपका जो पश्चिमी भाग था, एक फर्स्ट तो ये ऊंचाई पर स्थित होते थे और इसमें कुछ स्पेशल इमारतें बनाई जाती थी। और इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका पश्चिमी भाग था इसको सुरक्षा प्राचीर यानी कि इसकी किलेबंदी की जाती थी, बिकॉज इसका इंपोर्टेंस कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ अधिक होगा, तभी इसकी किलेबंदी की जा रही है ताकि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से ये आपका बचा रहे। ठीक है, कोई इसमें इंटरफेयर ना कर सके। जैसे कि आपका कुछ हड़प्पाई स्थलों से हमें मुख्य द्वार भी मिलते हैं, जो आपका पश्चिमी भाग होता था उसको
किलेबंदी की जाती थी, और उसका एक मेन डोर होता था। ये हो गया मेन डोर। इसका जो उद्देश्य रहा होगा वो कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता होगा। हालांकि इसका अपवाद भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपका कालीबंगा है, यह आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। कालीबंगा में जो आपका पश्चिमी और पूर्वी जो हिस्सा था वो एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैसे तो हड़प्पाई स्थल जो है आपका पश्चिमी भाग सुरक्षा के उद्देश्य से किलेबंदी की जाती थी, परंतु इसका एक अपवाद है, कालीबंगा का जो आपका पूर्वी भाग है वो भी आपका किलेबंदी से युक्त था। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। आगे देखते हैं हम, लोथल और सुरकोटदा, ये दोनों आपका गुजरात में स्थित स्थल है। लोथल और सुरकोटदा से अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। सेम यही वाली बात है जो हम कालीबंगा में पढ़ के आ रहे हैं। जबकि चनूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। धोलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा था। देखो चनूदड़ो की जो स्पेशल फीचर्स है, चनूदड़ो सिंध में स्थित है आपका, पाकिस्तान में। ठीक है, जो पश्चिमी भाग हम यहाँ पर पढ़ते हुए आ रहे हैं, पश्चिमी भाग का जो था किलेबंदी महत्वपूर्ण विशेषता थी, परंतु जो चनूदड़ो में आपका पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग किलेबंदी से युक्त नहीं था। चनूदड़ो का जो पश्चिमी भाग है वो ओपन था बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा धोलावीरा 3 इकाइयों में बटा हुआ था, हमने पढ़ लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पूरे धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वैसे तो आपका हड़प्पाई स्थल 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, ठीक है, परंतु धोलावीरा की ये स्पेशल विशेषता है कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। इसके आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के बने धन्यगार यानी कि अन्नगार भी उल्लेखनीय है। जो आपका हमें अन्नगार देखने को मिलता है, अन्नागार, यहाँ से हमें कई प्रकार के कृषि से संबंधित प्रमाण देखने को मिलते हैं, जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर पे इस पर बात करी थी, एग्रीकल्चर पर, इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अन्नागार का जो विशेष उद्देश्य रहा होगा, सपोज करो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से उबरने के लिए, बिकॉज जो आपका मेनली देखा जाए हड़प्पाई स्थल जो होते थे वो कहीं ना कहीं नहरों और नदियों के आजू बाजू स्थित थे। अब बाढ़ आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अगर किसी बाढ़ के कारण वहां का एग्रीकल्चर व्यवस्था चौपट हो जाती है, तो आपका हड़प्पाई स्थलों में जो अन्नागार है वहां पर जो स्टोर करके आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रखा जाता होगा, वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन में यूज किया जाता होगा। तो इसी के उद्देश्य से अन्नागार का जो है आपका हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2 स्थल हैं आपका जहां पर अन्नगार पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हालांकि कुछ ऐसे भी हड़प्पा स्थल हैं जहां पर पश्चिमी भाग में सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। कोटदीजी और आमरी, कोटदीजी और आमरी आपका सिंध में पड़ता है, यह आपका पाकिस्तान का प्रांत है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग सुरक्षा युक्त नहीं थे। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं, पश्चिमी भाग में स्थित भवनों की विशेषताओं को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिमी भाग के शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, क्योंकि आज भी प्रशासनिक केंद्र तथा प्रशासकों के आवासीय स्थल विशिष्ट क्षेत्रों में ही होते हैं। देखो पश्चिमी भाग में जो हमें स्पेशल विशेषताएं देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि इस ओर कुछ विशिष्ट व्यक्ति रहते होंगे, क्योंकि हम आज भी देखने को मिलता है जो आपका मंत्रीगण होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत होते हैं, जो उनके आवासीय स्थल होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट प्लेस पे शिफ्ट रहते हैं।
तो इसी प्रकार हम पश्चिमी भाग को, हड़प्पाई स्थल में जो आपका पश्चिमी भाग है, उसको हम इसी रूप में देखते हैं कि वहां पर हड़प्पा समाज का एक विशिष्ट वर्ग निवास करता होगा। ठीक है, आपका पश्चिमी जो भाग होता था हड़प्पाई स्थलों का वो क्लियर है। अब देखेंगे हम पूर्वी भाग। ये आपका यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसको आप काट देना। देखो, पूर्वी भाग से एक व्यवस्थित नियोजन की जानकारी प्राप्त होती है। शहरों को आयताकार खंडों में विभाजित किया गया था, साथ ही नियोजित गलियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। देखो, यहाँ पर आपका जो है, आपका पूर्वी भाग पश्चिमी भाग तो हमने देख लिया है। पूर्वी भाग में जो आपका स्पेशल फीचर्स है, आपका जो नगर है आयताकार खंडों में विभाजित है। आयताकार एक तरह से ग्रिड प्रणाली, जो आजकल आधुनिक शहरों का जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं ग्रिड प्रणाली पर आधारित होता है। ग्रिड प्रणाली, सपोज करो या आपकी एक गली जा रही है और उसके साइड साइड आपका मकान स्थित है। ये आपके घर है और ये गलियां हैं, ये आपका घर है और इस तरह से गलियां हैं। तो इसी को बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। एक गली इधर से आ रही है, ठीक है, इस तरह व्यवस्थित थे आपका, तो इसी को बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। तो जो आपका पूर्वी भाग था वहां पर नगर नियोजन के हमें एक बेहतरीन नमूना मिलता है नगर नियोजन का। आपका जो नगर होते थे ग्रिड प्रणाली पर स्थित थे। ठीक है, आपका मेन गलियों के साथ ही छोटी छोटी नालियां निकाली गई थी, जिसमें आपका मकानों में यूज हुआ, घरों में यूज हुआ वह अवशिष्ट पानी बाहर निकलता होगा। जो सामान्य गली रहती होगी, जब आपका मेन रोड से या मेन हाईवे से मिलती होगी, तो इस तरह आपका सीवर लाइन के भी प्रमाण मिलते हैं। जो आपका बड़ी नाली होती है, का मेन सड़कें होती थी, वहां पर आपका बड़ी बड़ी नालियां होती थी, उनको आपका ढककर रखा जाता था। इसके अलावा आपका जो मकान थे वो आयताकार खंडों में विभाजित थे, ग्रिड प्रणाली पर आधारित। आयताकार नियोजन में सड़कों को आधार बनाया गया है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, प्राय मकानों में भी एक रूपता दिखाई देती है। जो पूर्वी भाग में जितने भी घर दिखाई देते हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक ही प्रकार से नियोजित थे, एक ही प्रकार का डिजाइन था, एक ही प्रकार से बने हुए थे। प्रत्येक घर में आपका नालियां होती थी, कुआं होता था, सीढ़ियां होती थी, कहीं कहीं आपका 2 मंजिला मकान भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये नियोजन के प्रमाण है। ठीक है, सड़कें आपका समकोण पर काटती थी, जैसे कि आपकी सीधी सड़क जा रही है और इधर से एक सड़क और आ रही है। तो इस प्रकार आपका एक बेहतरीन सड़क नियोजन के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसी के अलावा सड़कों के साथ नालियां बनाई गई थी, जो आपका मेन नालों से मिलती थी, और मेन नालों के ऊपर बड़े बड़े ढक्कन जैसे कि सीवर पे लगे होते हैं, उस टाइप के भी हमें नमूने देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल हम कहेंगे कि जो आपका हड़प्पाई स्थल था, कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित नगर नियोजन प्रणाली यहाँ पर विकसित थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। क्लियर है, जो आपका मेन सड़क होती थी, जो आपका मकान होते थे, उनका जो मेन दरवाजा था वो मेन सड़क की तरफ नहीं खुल के आपका छोटी छोटी गलियों की तरफ खुलती होंगी। अब ऐसा क्यों में भी हो सकता है, देखो यहाँ पर ओनली अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ पर इसलिए हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं इनमें कुछ प्राइवेसी का कुछ मैटर रहा होगा, बिकॉज आपका जो मेन सड़क है, इनसे बचने के लिए, इन लोगों की नजरों से बचने के लिए जो आपका घरों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलती थी। क्लियर है, आगे देखते हैं। प्रत्येक मकान में नालियों का साक्ष्य मिलते हैं। नालियां मुख्य नालों में मिलती थी। मुख्य नालियों को पत्थर से ढककर रखा जाता था और मुख्य नालों की सफाई के भी प्रमाण मिलते हैं। तो हड़प्पा वासियों ने जो था आपका सफाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो ये सारी चीजें हमें आज के अपने समाज में भी देखने को मिलती है। आपका मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो आपका जो हड़प्पाई स्थल था उसमें तक आपका सफाई पर इतना ध्यान दिया गया था। कहीं ना कहीं वही चीज हम आज अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जा रही है ताकि लोगों का ध्यान सफाई की ओर
जा सके, लोग जागरूक हो सके, गंदगी ना फैलाएं। और वही काम हम देख रहे हैं जहां से हमारी सभ्यता स्टार्ट होती है, वहां तक के लोगों को सफाई के बारे में कितना अवेयरनेस था, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था को समकालीन सभ्यताओं की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। जो आपका हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो आपकी सभ्यताएं थी, जैसे कि आपका मिस्र की सभ्यता, ठीक है, आपका मोसोपोटामिया की सभ्यता, ये कंप्लीट सभ्यताएं हैं। उसकी तुलना में जो आपका हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी व्यवस्था है, वो अपने आप में एक उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, इससे आगे देखते हैं, इमारतों के निर्माण में पक्की ईंटों का बड़े पैमानों पर प्रयोग किया गया। सभी शहरों, यहाँ पर शहर लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लेना, सभी शहरों में ईंटों की बनावट एक जैसी थी। कालीबंगा से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। देखो, जो हमें हड़प्पाई स्थलों में जो मकान दिख रहे हैं, सभी मकानों में एक रूपता है, और यहाँ पर आयताकार आयाम की पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि आपका कालीबंगा। कालीबंगा में जो अधिकतर मकान पाए गए हैं, जो घर पाए गए हैं, वहां पर कच्ची ईंटों का यूज किया गया है, कच्ची ईंटों का यूज। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। देखो, यहां तक हमारा आपका हड़प्पा जो नगर नियोजन प्रणाली थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा हमने, पश्चिमी भाग और आपका पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में क्या विशेषता थी और पूर्वी भाग में क्या विशेषता थी। देखो, हमने पश्चिमी भाग में देखा था, जो आपका पश्चिमी भाग में एक विशिष्ट वर्ग निवास करता था। वहीं आपका पूर्वी भाग में जो आपका था, कारीगर, श्रमिक, व्यापारी, सामान्यतः कारीगर, श्रमिकों और व्यापारियों से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि आपका पश्चिमी भाग में एक विशिष्ट वर्ग निवास करता था, उसकी अपेक्षा आपका पूर्वी भाग में आपका आपका कारीगर, श्रमिक, व्यापारी जैसे आम व्यक्ति निवास करते थे। मकानों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमें प्रमाणित होता है। ठीक है, पश्चिमी भाग अपना एक विशेष महत्व था, और पश्चिमी भाग जो था, पूर्वी भाग जो था आपका, ये आपका श्रमिकों से संबंधित थे, यानी कि श्रमिकों का निवास स्थान थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है हमें? यहाँ पर हो गई हमारी नगर नियोजन व्यवस्था। देखो, आप लोगों को ज्यादा फैक्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करते हुए चलिए। बिकॉज अगर आप इधर उधर भागेंगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला है। जितना पढ़ाया जा रहा है चुपचाप उसको पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए। और मैंने पहले भी बताया था आपको, एक आती है मार्केट में घटना चक्र, घटना चक्र एमसीक्यू बेस्ड। इसमें आपका यूपी पीसीएस और यूपीएससी के जो आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं, कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन। ये आपका किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इसको सोल्व करना है। इससे क्या रहेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको ये चीज भी पता लगे कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो सुफिशियंट है, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बाय कर लेना जिसने अभी तक बाय नहीं किया है। बाकी हम अपना देखते हैं अब हड़प्पा युगीन मूर्ति कला। हड़प्पा स्थलों से अनेक प्रकार की मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, जो मुख्यतः पत्थर, धातु एवं मिट्टी से निर्मित होती हैं। मूर्तियों जो हड़प्पाई जो मूर्तियां हैं, वो आपका धातु, आपका मिट्टी, टेराकोटा, इसके अलावा आपका पत्थर, 3 चीजों से आपका मूर्तियां बनाई जाती थी। पत्थर से निर्मित अधिकांश मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, तथा कुछ मूर्तियां हड़प्पा से भी प्राप्त होती हैं। जो आपका पत्थर से निर्मित जो मूर्तियां है, सर्वाधिक मात्रा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुछ मूर्तियां हमें हड़प्पा स्थलों से भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति जिसमें दाढ़ी युक्त व्यक्ति, इस पे स्टार लगा लेना, काफी इंपोर्टेंट है। दाढ़ी युक्त व्यक्ति को 3 यहां पर लिखा गया है आपका पतिया, 3 पतिया डिजाइन से युक्त 16 ओढ़े दिखाया गया है, यह उल्लेखनीय है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो, यहाँ पर मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में। उसने 3 पतिया डिजाइन से युक्त, उस पर पतिया बनी हुई है इस टाइप की कुछ,
सोल है इस टाइप का, और व्यक्ति जो है उसकी दाढ़ें हैं, मूछें नहीं है, दाढ़ी है उस व्यक्ति की बड़ी बड़ी, उसने 3 पतिया डिजाइन से युक्त सोल ओढ़ा हुआ है और बैठा हुआ है। इसके अलावा हड़प्पा से नृत्य करते हुए युवक के धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपका एमसीक्यू में कि आपका 3 पतिया सोल ओढ़े जो व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा नृत्य करते हुए युवक की धड़ हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पत्थर से अतिरिक्त धातु की भी कुछ मूर्तियां मिली है। इनमें प्रमुख रूप से मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी, इसके अलावा आपका मोहनजोदड़ो से ही हमें कांसे का नर्तकी की मूर्ति मिलती है। नर्तकी ने जो है आपका एक हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ है और ये आपका डांस फॉर्म में इसकी जो कांसे की मूर्ति है बनाई गई है। ये जो मूर्ति प्राप्त होती है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांसे व भैंसे एवं भेड़ एवं तांबे की मानव की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो आपका जो ओवरऑल जो मूर्तियां हैं वो आपका धातु से भी निर्मित होती थी, आपका मिट्टी से भी, और इसके अलावा आपका पत्थर से भी। और कौन सी मूर्ति कहाँ पर मिली है और किस फॉर्म में है वो चीज हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आपका मोहनजोदड़ो व हड़प्पा स्थलों से हमें कई प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से आपका दाढ़ी युक्त व्यक्ति जिसने 3 पतिया सोल ओढ़े हुए बैठा हुआ है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा हड़प्पा से नृत्य करते हुए युवक की धड़ रहित मूर्ति, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई एक युवती की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कांसे से निर्मित है। इस प्रकार हम देख रहे हैं मूर्ति कला में काफी डाइवर्सिटी है आपका। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमें धातु की मूर्तियां भी देखने को मिल रही है, मिट्टी की मूर्तियां भी देखने को मिल रही है और पत्थर की मूर्तियां भी देखने को मिल रही है। यहाँ देखते हैं हम कि हड़प्पा की मूर्तियों को द्रव विधि से निर्मित किया जाता था। इसके अंतर्गत क्या रहता है, एक साँचा रहता है, साँचे में हम किसी भी पिघली धातु को डालते हैं, जिस भी आकार का वो साँचा रहता है, जैसे हम उसमें कोई धातु पिघलाकर डालते हैं, सूखने के बाद जब हम उस साँचे को खोलते हैं तो आपका जिस आकार में साँचा रहता है उसी आकार में हमें मूर्तियां प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की जो विधियां हैं वो आजकल के कुम्हार यूज करते हैं, इसको बोलते हैं द्रव मोम विधि। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, पत्थर एवं धातु की तुलना में मिट्टी की मूर्तियां बहुतायत में मिली है। इनसे पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मूर्तियां अधिक हैं तथा पशुओं में कुबड़ वाले बैल की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुई है। देखो, जो आपका पत्थर और धातु की जो मूर्तियां हैं उसकी अपेक्षा आपका मिट्टी की मूर्तियां जो है वो अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो आपका पुरुष है, मेल, उसकी अपेक्षा जो आपका महिला है, महिलाओं की अधिकतर मूर्तियां प्राप्त होती है। महिलाओं की मूर्तियां अधिक हैं और मेल की मूर्तियां या पुरुषों की मूर्तियां कम है। इसके अलावा हमें पशु में आपका कुबड़ वाले बैल की मूर्तियां सर्वाधिक ज्यादा मिली है। बैल, तो कुबड़ वाला बैल है जो, इसकी भी जो मिट्टी की मूर्तियां हमें काफी ज्यादा प्राप्त हुई है। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया है हड़प्पाई सभ्यता का मूर्ति कला कंप्लीट। अब जो बचा है हमारा हड़प्पाई सभ्यता का चित्रकला। चित्रकला में क्या क्या विशेषताएं हैं आपका हड़प्पा सभ्यता की, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हड़प्पाई चित्रों के संदर्भ में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मिट्टी के बर्तन है। देखो, जो आपके मिट्टी के जो बर्तन होते हैं हड़प्पाई सभ्यता में, उसमें हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। सपोज करो यहाँ पर कोई चित्र बना दिया है, जैसे कि सपोज करो वृक्ष बना दिया है, कोई पेड़ बना दिया गया है, या फिर यहाँ पे कोई आपका जानवर बना दिया गया, तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वाधिक हमें जानकारी मिल रही है ना, वो आपका हड़प्पा स्थल में जो मिट्टी के बर्तन है उन पर चित्रकारी की गई है। उससे हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जाना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यह बर्तन काले व लाल रंग के होते थे। देखो, जो हड़प्पाई सभ्यता में जो बर्तनों के ऊपर चित्रकारी जो की जाती थी उनमें रंगों का भी यूज किया जाता था, और इन रंगों में मुख्यतः काला प्लस लाल रंगों का यूज किया जाता था। ये प्राकृतिक रंग होते थे, नेचुरल। ठीक है, तथा इन पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं, जैसे वनस्पतियों में पीपल,
नीम आदि के चित्र, पशु पक्षियों का चित्र जैसे कि लोथल से प्राप्त चलाक लोमड़ी का चित्र और मानव चित्रण जैसे हड़प्पा से एक मछुआरे का चित्र। ये सारी विशेषताएं हमें हड़प्पाई बर्तनों से देखने को मिलती है। इनमें जो रंग किया जाता था वो काला व लाल हमने देख लिया है। इसके अलावा जो यहाँ पर बर्तनों पर जो चित्रकारी की गई है उन पर प्राकृतिक नेचुरल चित्रों को उकेरा गया है। चित्रों पर आधारित जो हमारा प्राकृतिक चित्रण होता है बर्तनों पर हमें वही देखने को अधिकतर मिल रहा है। तो इसलिए जो चित्रकला का जो इनका प्रमुख विषय था वह प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं आपका लोथल से एक महत्वपूर्ण चित्र मिलता है जो आपका मिट्टी के ही बर्तन पर देखने को मिलता है, चलाक लोमड़ी की कहानी। चलाक लोमड़ी की कहानी सभी ने पढ़ी होगी अपने बचपन में। इसके अलावा हमें आपका हड़प्पा से मछुआरे का चित्र देखने को मिलता है, आपका मछुआरे का चित्र जिसमें एक मछुआरा जाल लेके जा रहा है और उसके जाल में 2 मछलियां फंसी हुई हैं। तो ये आपका प्रकृति पर ही निर्मित है। चलाक लोमड़ी की कहानी सभी जानते हैं। हड़प्पा में जो है आपका मछुआरे का चित्र हमें देखने को मिलता है बर्तन पे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से पंचतंत्र की कहानियां जो हम पढ़ते हैं आपका, ठीक है, विष्णुगुप्त जी द्वारा लिखी गई है आपका पंचतंत्र की कहानियां, जिसके माध्यम से हम कुछ सीख लेने का प्रयास करते हैं। तो उस तरह की कहानियों का प्रचलन उस टाइम पर भी था। आपका बर्तनों पर उन्हें एक कहानी के रूप में उकेरा गया है जिसे देखकर एक कोई व्यक्ति सीख ले सके। ठीक है, चलाक लोमड़ी की कहानी सब जानते हैं, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जो चित्रों बर्तनों पर जो चित्र बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के उद्देश्य से भी उकेरे जाते होंगे। ठीक है, प्रथम दृष्टता चित्रों का विषय प्राकृतिक है एवं आम जन जीवन से संबंधित है। आपका हड़प्पा से एक मछुआरा है जिसके जाल में 2 मछलियां फंसी हुई है, इस तरह का चित्र हमें बर्तनों पर देखने को मिल रहा है। तो ये आम जन जीवन से संबंधित चित्र भी चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ठीक है, तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से इन चित्रित बर्तनों का भी महत्व रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। देखो अब हमारा जो है कंप्लीट हो गया है आपका हड़प्पा सभ्यता का आपका जो नगर नियोजन प्रणाली थी, हड़प्पा सभ्यता का आपका चित्रकला, हड़प्पा सभ्यता का मूर्तिकला। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बता पाना उतना ही जटिल है जितना कि इसके उद्भव के कारण को बता पाना और हड़प्पाई लिपि को पढ़ा जाना। इतना तो निश्चित है ही कि जो सभ्यता लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत तथा 3 देशों में फैली एक अकस्मात सामान्य कारण से लुप्त नहीं हो सकती। निश्चित ही इसके कई अलग अलग कारण रहे होंगे, यहाँ तक कि एक ही स्थल से विनाश के भी कई कारण होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखो जो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके बारे में हमें कोई जानकारी तो नहीं मिली है अभी, ना ही कुछ इतने अच्छे खासे कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसमें हम मोहर लगा सकें। ओनली अनुमान के आधार पर हम इसके पतन की जो व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं जो आपका इतने बड़े वर्ग क्षेत्र में आपका 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक सभ्यता विकसित है, तो उसका पतन कैसे हुआ ये सारी चीजें अभी विवाद का विषय है। परंतु जो हम देखते हैं, जो भी हमें अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक है आपका आकस्मिक पतन। आकस्मिक पतन का मतलब होता है तुरंत किसी सभ्यता का समाप्त हो जाना। जैसे कि आपका सपोज करो आप भूकंप आ जाता है, पूरी आपका धरती हिल जाती है, तो उसमें जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। या आप इस तरह देखिए इसको कि आपका बाढ़ आ गई, किसी एरिया में बाढ़ आई, आपका पूरी सभ्यता वहां पे नामो निशान मिट गया, पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। तो इसको बोलते हैं आकस्मिक पतन, मतलब कि तुरंत प्रभाव दिखाई देना। इसके अलावा दूसरा जो आपका हम अंदाजा लगाते हैं क्रमशः पतन। क्रमशः पतन का मतलब होता है क्रमिक पतन। क्रमिक पतन
यानी कि धीरे 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 सपोज करो कोई व्यक्ति है वो जवान रहता है तो धीरे धीरे वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है और फिर बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते होते वो वृद्धावस्था की ऐसी अवस्था में आ जाता है कि शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका कर्मिक पतन बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई होगी कि हड़प्पा सभ्यता अपनी जो आपका इनकी जो विकसित जो विकास का चरम था उससे कहीं ना कहीं सपोज करो ये आपका इनका विकास का चरम है, उससे डाउन आते 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 बिल्कुल एक ऐसी अवस्था में तब्दील हो गए कि जो इनकी शहरीकरण व्यवस्था थी वो सबसे दूर जाकर इन्होंने एक ग्रामीण जीवन जीना स्टार्ट कर दिया, ग्रामीण जीवन। तो कहीं ना कहीं इनका एक क्रमिक पतन हुआ धीरे धीरे। जो ये विकास के इतने उच्च स्तर पर पहुंचे थे तो इनके पतन की एक ऐसी स्थिति आई होगी कि ये धीरे धीरे अपर से नीचे डाउन आने लगे और फिर आते आते कहीं ना कहीं ये अपने जो भी इनका शहरीकरण था उसके बजाय ये सीधा आपका ग्रामीण जीवन की ओर अग्रसर हो गए और ये जो आपका शहरीकरण से ग्रामीण जीवन की ओर। तो इसमें अब दोनों में क्या समानताएं हैं और किसको सत्य मानना चाहिए हम उस चीज को आगे देखते हैं। यहाँ पे है आपका आकस्मिक पतन के कारण। देखो बाढ़, आग, भूकंप जैसी आपदाएं या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा तथा आर्यों के आक्रमण और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बीच 3 से 4 सदियों का अंतराल है। हड़प्पा स्थलों से नरसंहार व भगदड़ इत्यादि के प्रमाण नहीं मिलते। अब यहाँ पर आकस्मिक पतन हम इसलिए डिनाई करते हैं, इसको मानना इसकी सत्यता पर हम पर्सन चिन्ह इसलिए लगाएंगे। सपोज करो 12 लाख वर्ग किलोमीटर में कोई क्षेत्र फैला हुआ है, उसमें एकाएक बाढ़ तो नहीं आ सकती कि पूरे एरिया में बाढ़ आई। 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा होता है, तो उसमें एकाएक बाढ़ आई और पूरी आपका सभ्यता ही नष्ट हो गई, तो हम इसको काट देंगे इस तरह। इसी प्रकार आग को देखेंगे, इसी प्रकार को भूकंप को देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई प्राकृतिक आपदा तथा आर्यों का आक्रमण भी कुछ लोग मानते हैं कि भाई आर्यों ने आक्रमण किया और इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता है इसके लोगों के साथ युद्ध किया और इनको समाप्त कर दिया गया। परंतु जो आपका हड़प्पा सभ्यता है और जो भारत में आर्यों का जो निवास है, हम साक्ष्यों के आधार पर बता सकते हैं कि जो दोनों में जो डिफरेंस है वो लगभग 3 से 4 सदियों का है। और इसके अलावा हमें हड़प्पा सभ्यता से कुछ ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं, बिकॉज जो हड़प्पा सभ्यता के जो अभी तक हमें औजार प्राप्त हुए हैं वो कहीं ना कहीं शांति प्रिय औजार है, यानी कि कोई उसमें धार नहीं है और कुछ ऐसे हथियार नहीं मिले हैं जिनसे किसी की हत्या की जा सके। तो उस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो निवासी थे वो कहीं ना कहीं शांति प्रिय थे। और जो आपका आर्य जो भारत में आते हैं, आर्य से लेकर आपका जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, इनके बीच लगभग 3 से 4 सदियों का डिफरेंस है। इतना ज्यादा गैप मिल रहा है हमें दोनों के बीच में, तो हम ये चीज डिनाई कर सकते हैं कि कभी हड़प्पा वासियों का और आर्यों का आमना सामना हुआ होगा। तो हम जो आकस्मिक कारण है इसको एक तरह से डिनाई करते हैं। आगे देखते हैं हम क्रमशः पतन, यानी कि क्रमिक पतन, यानी कि धीरे धीरे पतन। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्रमिक रूप से और धीरे धीरे हुआ है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में 600 वर्षों तक का समय लगा। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो 900 बीसी के आसपास हड़प्पा सभ्यता अपने विकास की चरम अवस्था में था, चरम अवस्था में था। इसके अलावा जो हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो अस्तित्व समाप्त होता है कहीं ना कहीं आपका 1300 बीसी के आसपास होता है। तो जो डाउनफॉल स्टार्ट होता है हड़प्पा सभ्यता में 1900 के बाद में होता है और धीरे धीरे आते आते ये लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ धीरे धीरे पतन के कुछ कारकों का योगदान रहा होगा जिसने हड़प्पा सभ्यता की स्थिति ऐसी नाजुक कर दी कि वो 1300 बीसी के आते आते कहीं ना कहीं इसने अपना अस्तित्व ही खो दिया। लगभग 1900 बीसी के पश्चात हड़प्पा सभ्यता की एक रूपता कमजोर हो गई तथा प्रादेशिक
रूपांतर पैदा होने लगे, साथ ही एक प्रकार की ग्रामीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण संस्कृतियां जीवित रही। देखो जो 1300 बीसी के आसपास जो हम देख रहे हैं, वो जो आपका हड़प्पा सभ्यता की जो शहरी व्यवस्था थी उसके प्रमाण मिलना हमें बंद हो जाते हैं, और जो हमें 1300 बीसी के आसपास या उससे नीचे जैसे आते हैं हम 1200 बीसी, तो हमें कुछ ग्रामीण संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता में जो वासी इतने विकास की अवस्था में थे, वो कहीं ना कहीं डाउन आते आते वो पूरी तरह से शहरीकरण जो व्यवस्था का आधार था वो विलुप्त हुआ, और कहीं ना कहीं हमें ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता के या ग्रामीणीकरण के प्रमाण मिलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानने आपका ये मत ज्यादा प्रचलित है कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहीं ना कहीं क्रमिक पतन के कारण आपका विलुप्त हुई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1300 ईसा पूर्व तक हो चुका था, फिर भी हड़प्पा स्थल में विकसित अनेक संस्कृतियां या सांस्कृतिक विशेषता आज भी हमारे दैनिक सांस्कृतिक जीवन में देखी जा सकती है। हालांकि जो हड़प्पा सभ्यता तो विलुप्त तो हो गई है, परंतु उसके प्रमाण हमें आगे देखने को भी मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं रही हैं वो आज के समाज में भी हमें देखने को मिल रही है। सबसे मेन तो यही है कि जो नगर नियोजन प्रणाली का जो कॉपी की जाती है आज के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता पर आधारित रही थी, क्योंकि वहां पर व्यवस्थित ग्रिड प्रणाली पर आधारित शहरों का निर्माण, इसके अलावा सफाई की इतनी गहन नॉलेज, तो ये सारी विशेषताएं आज के समाज में भी हमें देखने को मिल रही है। हड़प्पा सभ्यता चाहे भले ही क्यों ना विलुप्त हो गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो आपका अधिक मान्य मत है वो आपका क्रमिक पतन का नियम है, कि हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे अपने डाउनफॉल में आई, और वो इतने डाउनफॉल में आ गई आते आते कि कहीं ना कहीं उसने जो अपने विकास की जो भी आधार रहा होगा उसको उसने त्याग दिया, और कहीं ना कहीं ग्रामीण संस्कृतियों के रूप में भारत में अस्तित्व में रही। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर कुछ संस्कृतियां बची हुई हैं जो हमें 1300 बीसी के आसपास देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के टाइम पीरियड में आपका बर्तन और मृदभांड पर आधारित संस्कृतियां हैं। जो भी हमें बर्तन या मृदभांड प्राप्त हुए हैं कुछ अलग अलग एरिया से, तो हम उनको कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से कुछ अलग संस्कृतियां मानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन निर्माण की जो विधियां थी, जैसे काला लाल रंग का यूज किया जा रहा है, प्राकृतिक चित्रों को दर्शाया गया है, या जो भी उनके बनावट का जो भी आधार रहा होगा, हमें कुछ अन्य स्थलों से कुछ अदर प्रकार के बर्तन देखने को मिलते हैं, जिस आधार पर पुरातात्विक इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो रहा था तो भारत के ही कुछ अन्य स्थलों पर अलग प्रकार के बर्तन हमें मिलते हैं देखने को, और उसी आधार पर हम उनको कुछ अलग संस्कृति का नाम देते हैं, जैसे कि आपका आहार संस्कृति या आपका राजस्थान में प्रचलित थी गिलुंद, इसके अलावा आपका कायथा संस्कृति आपका मध्य प्रदेश में आपका प्रचलित थी, मालवा संस्कृति आपका मध्य प्रदेश में, आपका नवादा टोली से बड़ी संख्या में फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। यह हड़प्पा टाइम पीरियड पतन के साथ साथ कुछ अदर संस्कृतियां स्टैब्लिश हुई थी, तो यह उसके संबंध में बताया जा रहा है। नवदा टोली से बड़ी संख्या में फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र में जारवे की संस्कृति जो मेन एरिया पड़ता है, इसमें आपका देमाबाद और इनाम गांव। देमाबाद आपका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, कांसे का रथ जिसे एक नग्न व्यक्ति चला रहा है, नग्न व्यक्ति चला रहा है। जो आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद भी हमें कुछ संस्कृतियां देखने को मिल रही है, वो हमने यहाँ पे बता दिया आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जारवी की संस्कृति का संबंध किस स्थल से था, मालवा संस्कृति भारत के किस भूभाग में पाई गई है, आपका कायथे संबंधी का संबंध किस एरिया से है। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे फिर आज हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। देखो हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट देने की, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी चीजें समझ में आ रही होगी। और आपको मैं स्पेशली बता दूं कि आपको इसी फॉर्मेट में पढ़ना है जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सपोज करो आपका
चित्रकला है, मूर्ति कला है, आपका पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, हड़प्पा युगीन, नगर नियोजन, इसी फॉर्मेट में पढ़ोगे आप तो चीज़ों को आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद कर पाओगे। और कहीं अगर आप भोज पोज कर दियोगी, इकोनॉमी भी जोड़ दिया आपने, एग्रीकल्चर, नियोजन, चित्रकला, मूर्ति कला, सब कुछ तुम एक घोच पोच करके पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों में भटकाव होगा और आप लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज़ को याद करने में समस्या फील करोगे। तो मैं आपको जिस तरह से जिस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें कि आप लोग भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। बाकी नोट्स तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। जो भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है अभी तक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, आप लोग उसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और रही बात हमारे टॉपिक्स की, अभी हमने अपना स्टोन एज और आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन पे आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। इसमें लगभग हम 30 टू 40 एमसीक्यू लेंगे और जो हमारे एमसीक्यू रहेंगे वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी रहेंगे उसी में आए हुए को एमसीक्यू लेंगे, उससे अदर हम कुछ नहीं लेंगे। ठीक है। और अब इसके बाद एमसीक्यू के बाद फिर हमारा जो स्टार्ट होगा आपका वैदिक कल्चर, और वैदिक कल्चर स्टार्ट होगा। और इसके साथ ही मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूं। ज्योग्राफी जो हमारा जो बेस रहेगा आपका आरओ और आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कराए जाने वाले एग्जाम पैट को फोकस करके स्टार्ट करने का मैं अभी प्लान कर रहा हूँ। अब इस पे मुझे आगे काम करना चाहिए या नहीं काम करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर मुझे लगता है कि कमेंट आ रहे हैं, आप लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, तो फिर मैं अपना ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। बाकी हमारी एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड तो क्लासेस हमारी रेगुलर रहेंगी। और बाकी जिसने भी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। बाकी और जो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाकी जो भी फीडबैक है आप लोगों को, क्लास कैसी लग रही है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है और कुछ अदर जो भी हो आप लोगों के माइंड में, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।